आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स। हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। आप अपनी तैयारी भी बढ़िया करते रहिए और ये अलग से जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इनको भी सॉल्व करते रहिए। तो निश्चित रूप में जब आप बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत कुछ आसान लगेगा और कुछ और अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो चलिए 5 क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए। क्वेश्चन है बहुपद 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है? अल्फा बीटा गामा। तो हमको वैल्यू निकालनी है अल्फा बीटा गामा की। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरण सिद्धांत। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखो, इस पॉलिनोमियल ये 3 डिग्री का है, 3rd डिग्री का, 3 घात है इस बहुपद की। ठीक है, तो मैं उसका जनरल इक्वेशन लिखता हूं। 3 घात वाले बहुपद का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये a0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी 3 घात का बहुपद है। यदि इसके शून्य का आपको दिया हुआ कि अल्फा बीटा गामा इसके शून्य हैं, कहने का मतलब हुआ कि x इक्वल टू अल्फा रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू बीटा रखूंगा तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, x इक्वल टू गामा रखूंगा तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अल्फा बीटा गामा जीरोस हैं, अल्फा बीटा गामा शून्य का। ठीक हो, अब आप देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या कहते हैं? समीकरण सिद्धांत कहता है कि यदि मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालूंगा, ये जो शून्यक हैं इनको जोड़ दूंगा, ये जो जीरोस हैं इनको जोड़ दूंगा, उसकी वैल्यू कितना आएगी? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का नेगेटिव माइनस b डिवाइडेड बाय x³ का कोफिशिएंट। ये याद रखिए, ये हर किसी में लागू होगा। चाहे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात का समीकरण है, तो वहां शून्य 2 हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई हो जाएगा। ठीक है, तो वहां घात 2 होनी चाहिए। तो यहां पर 3 है, अल्फा बीटा गामा जीरोस हैं और ये 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 घात का पॉलिनोमियल है, बहुपद है। तो इन शून्यकों को मैं यदि जोड़ूंगा, इन जीरोस को जोड़ूंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक, दूसरा आता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनका 2 करके मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू, अब देखो इसका तो नेगेटिव किया तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, c बाई ए। ठीक है, जो इसका साइन होगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, डिवाइडेड बाय x³ का कोफिशिएंट c बाई ए। और अल्फा बीटा गामा होता है कि इन तीनों जीरोस का मैं मल्टीप्लाई कर लूं, अल्फा बीटा गामा तीनों जीरोस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में क्या है, क्या इसका नेगेटिव क्या है? माइनस b बाई ए, फिर प्लस आया c बाई ए, फिर माइनस आएगा जो कांस्टेंट है माइनस d डिवाइडेड बाई x³ का कोफिशिएंट दैट इज a। तो इसको आप याद रखेंगे, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो यहां पर पूछा आपको यही गया है, देखो ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, इसकी घात 3 है। देखो x³, इसके 3 जीरोस होने, 3 शून्य होने हैं, और आपको दिया हुआ अल्फा बीटा गामा जीरोस है। ठीक है, तो यदि मैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालूंगा तो मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा अभी? माइनस, माइनस अपनी ओर से लगाएंगे, माइनस डी मतलब जो इसमें कांस्टेंट वाला टर्म है, देखो कांस्टेंट यहां पर क्या है? -4 है। ठीक है, तो माइनस तो अपनी ओर से लगाना है, डी इससे इसकी कंपैरिजन करिए, ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे -1 है, सी की जगह पे 3 है,
डी की जगह पे -4 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस डी, डी मतलब -4, तो आप लिख लीजिए -4 डिवाइडेड बाई ए, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ए की जगह पे 2 है, तो 2 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 4/2, माइनस माइनस प्लस 4/2, तो ये हो गया डिविजन 2। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक हो गया, तो चलिए मैं आंसर भी लिख लेता हूँ। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आएंगे। ये तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 8 एमसीक्यूज हैं। प्रश्न नंबर 1 में 8 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ठीक है, प्रत्येक 1 अंक का है, तो उनके उत्तर कैसे देंगे आप? ऐसे दे देंगे, विकल्प डी ये सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, ऐसा लिख देंगे बस एक लाइन, दैट इज करेक्ट, इतना ही लिखेंगे, दैट्स इनफ। विकल्प डी, डी में क्या है? 2, सही उत्तर है। ऑप्शन डी मीन्स देर इज गिवन 2, डी ऑप्शन देर इज 2, डी ऑप्शन में 2 है, तो D2 दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी पे पूरा लिख देंगे आप, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया दोस्तों? अब आप देखो और आगे बढ़ते हैं। यदि भाजक डिवाइजर -x² + x - 1 भागफल कोसेंट x - 2 है और शेषफल रिमाइंडर 3 है, तो भाज्य डिविडेंड का मान क्या होगा? अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके पास यहां से भी एग्जाम में आने की संभावना है। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं, आप पहले इसको देखिए और इसको आप याद भी रखेंगे दिमाग में। जब आप कहीं पर भाग देते हैं ना, डिवाइड करते हैं, तो क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाज्य, इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, ये होता है भाजक डिवाइजर। ठीक है, यहां होता है भागफल कोसेंट, और यहां होता है शेषफल, जो लास्ट में बच जाता है, जिसमें आप डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर। ये भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। ठीक है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर। जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने लिखा 13 डिवाइडेड बाय, मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल 2, इसको देखिए 13 डिवाइडेड बाय 2, देखिए क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये भाज्य है, डिविडेंड है। ये क्या है? डिवाइजर है। ये भाजक है जिसे आप भाग रहे हैं। अब भाग देखिए क्या है? 2 6 12, और शेषफल हो गया 1, रिमाइंडर 1। तो ये क्या है? कोसेंट, भागफल। और जो ये बच गया शेष, अब भाग नहीं जा रहा है, रिमाइंडर, शेषफल, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। ठीक है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर। ठीक, अभी जो 13 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 13 इज इक्वल टू, ये 13 जो है, इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 × 6 और +1। आप देखो 2 6 12, और 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना? अब आप देखो फॉर्मूला आपके पास क्या बन रहा है? फॉर्मूला बन गया, इसी को देखो, भाज्य बराबर भाज्य को गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाज्य को गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये बन गया आपके पास क्या? फॉर्मूला। तो यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं, भाज्य बराबर, इसको याद रखिए,
भाज्य बराबर ये कैसे कैसे निकलता है, इसका मल्टीप्लाई करके भाजक गुना गया इसका मल्टीप्लाई भागफल। याद कर लीजिए इसको फॉर्मूले के रूप में, भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र हो गया। ठीक है, इंग्लिश में कह देता हूं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक हो गया। अब चलो मैं कैलकुलेशन करता हूं। आप देखिए यहां पर इसको सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो हमारा हो गया। अब यहां मैं सॉल्यूशन बना लेता हूं इसका। देखिए अब आपने तो शॉर्ट में करना ना, मैं तो थोड़ा आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्वेश्चन आपकी समझ में ठीक से आ जाए, जिससे ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको एग्जाम में सॉल्व कर देंगे। अब यहां पर क्या क्या है देखो, भाजक ये दिया हुआ है, ये फिर क्या दिया हुआ है, भागफल कोसेंट ये भी दिया हुआ है x-2, फिर दिया हुआ है शेषफल रिमाइंडर ये दिया हुआ है। क्या निकालना है, भाज्य डिविडेंड चाहिए ये, तो फॉर्मूला लिख दीजिए, भाज्य डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट, भाजक क्या है दिया हुआ है, भाजक -x² प्लस x-1 भाजक गुणा गया भागफल, भाजक देखो भाजक गुणा भागफल, भाजक ये है भागफल ये है इंटू x-2। ठीक है, प्लस शेषफल रिमाइंडर क्या दिया हुआ है +3। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो पहले x की मल्टीप्लाई इसमें होना है, x की मल्टीप्लाई x² -x³, इसकी मल्टीप्लाई से +x², इसकी मल्टीप्लाई से -x। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से तो +2x², इसकी मल्टीप्लाई से तो -2x, -2 की मल्टीप्लाई -1 से तो +2, और ये +3 तो लास्ट में है ये। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसका लाइक टर्म कौन है, इसका सजातीय पद कौन सा है, और कहीं नहीं है, तो ये -x³ का यही रह जाएगा, -x³ x² + 2x², 2x² एक x² तो +3x²। ठीक है, -2x -x तो -3x। ठीक है, +2 और +3 +5। ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं, x³ वाला और कोई नहीं है, ऐसे उतर गया, x² के साथ ये वाला है 2x², तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, +x² + 2x² + 3x², -x -2x -3x +2 +3 +5। अब कौन सा सही है आप देखिए, ये तो -x³ है, ये +x³ है, ये नहीं आंसर है। इसको देखिए -x³ + 3x² -3x + 5, ये वाला करेक्ट आंसर है, डी वाला। ठीक है ना, तो एग्जाम में तो आप बहुत तेजी से काम करेंगे, फटाफट प्रैक्टिस आपकी बढ़िया होनी चाहिए, और एकदम आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक कर जाता है। यदि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है तो दिमाग में प्रश्न एकदम आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। तो ये वाला आपका सही हो गया। ये सारा काम एग्जाम में आप क्या करेंगे, रफ में करेंगे, इसको कॉपी के बाएं पेज पे ऊपर लिख देंगे रफ वर्क। ठीक है, रफ वर्क क्या, उस पर एक लाइन मार दी, कट कर दिया, रफ वर्क। यहाँ केवल आंसर लिखना है एमसीक्यूज में, बहुत विकल्प वाले प्रश्न में। तो विकल्प बी उसका विकल्प बी में है क्या, -x² + 3x² -3x + 5 सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन बी दिस होल इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए डियर स्टूडेंट, यदि एक द्विघात समीकरण का एक शून्य 4 - (√3) है,
तो इसका दूसरा शून्य क्या होगा? द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जीरो ये है, तो इसका दूसरा जीरो क्या होगा? इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के बच्चे समझ लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जीरो ये है, तो दूसरा जीरो कितना होगा? आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू जीरोज होते हैं, द्विघात समीकरण के दो शून्य होते हैं, ठीक है। अब उनको शून्य कहो, उनको आप रूट कहो, मूल कहो, ठीक है, या द्विघात समीकरण के हल कहो, एक ही बात है। द्विघात समीकरण के शून्य या द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है, या द्विघात समीकरण के हल, एक ही बात है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बोलो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कहो, एक ही बात है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, तो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो टू रूट्स होंगे, दो जीरोस होंगे, ठीक है। टू रूट्स बोलो, टू जीरोस बोलो, ठीक है, टू सॉल्यूशंस बोलो, एक ही बात है। द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, दो हल बोलो या दो मूल बोलो या दो शून्य बोलो, एक ही बात, ठीक है। ये और भी आपके पास इधर उधर का नॉलेज के लिए मैं कह रहा हूं कि इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन और आ जाए इसके अतिरिक्त तो किस रूप में आंसर देंगे। तो एक शून्य की है, दूसरा आप ज्ञात करिए। आपने वहां एक थ्योरम पढ़ी होगी, अभी जो जीरो है उसका, ये जो शून्य का है, ये कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ये कैसा शून्य का है, ये कैसी जीरो है, ये कैसा हल है? अपरिमेय है, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये रेशनल है, ये तो परिमेय है, अरे अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज अगेन इरेशनल। परिमेय और अपरिमेय का अंतर अपरिमेय, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा वहां, एक थ्योरम है कि द्विघात समीकरण के एक मूल यदि अपरिमेय है तो उसका संयुग्मी भी उसका मूल होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन रूट, ठीक है, या वन जीरो यदि इरेशनल है तो उसका कंजुगेट भी उसका रूट होगा। एक शून्य की यह है तो इसका संयुग्मी भी उसका शून्य होगा। द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का एक मूल ये है कि इसका संयुग्मी, कंजुगेट उसका मूल होगा। मूल बोलो, जीरोस बोलो, एक ही बात है। तो आप देखो द्विघात समीकरण का एक शून्य क्या है? 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। दूसरा क्या हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट, इसका संयुग्मी। संयुग्मी कैसे बनाएंगे? जो इरेशनल वाला पार्ट है, जो अपरिमेय वाला पार्ट, उसका चिन्ह बदल दीजिए, उसका साइन चेंज कर लेंगे केवल। तो दूसरा हो जाएगा 4, ये माइनस है तो प्लस बना दीजिए, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये दूसरा जीरो हो जाएगा, ये दूसरा शून्य हो जाएगा उसका, ठीक है। एक जीरो ये है, इसका कॉन्जुगेट, इसका संयुग्मी ये। संयुग्मी मैंने आपको कह दिया कि जो इरेशनल वाला पार्ट है उसको माइनस है तो पॉजिटिव कर लीजिए, प्लस है तो माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा रूट आपका डेरोस्टेड ये हो जाएगा, मतलब ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे, इस प्रमेय को। तो चलो इसका आंसर लिख दीजिए। विकल्प सी, विकल्प सी, सी में क्या है? 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 सही उत्तर है। ऐसा लिख दीजिए आप, 1 मार्क्स आपको एग्जाम में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। रेखा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, पेयर, पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 के हलों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, लाइन पेयर, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने हल होंगे इसके, ठीक है। तो वहां आपने लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूं
इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। इसका आपने आंसर नोट कर लिया होगा। सी वाला आंसर इसका डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर होना है। ठीक हो गया इसका। अब देखो नेक्स्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन के लिए इसको मिटा देता हूँ। अब आप देखो ठीक से देखो, मेरा उद्देश्य इन एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने का इस रूप में है कि इसके अगल बगल जितने क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उतने क्वेश्चन का आप आंसर देने लायक बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका आंसर देने के लिए कुछ चीज याद कराता हूं। आपको मालूम है आपने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरणों का हल पढ़ा। वहां आपने 10th लेवल का क्वेश्चन है, 10th का ही क्वेश्चन है, तो वहां आपने रैखिक समीकरण युग्म का हल पढ़ने के तरीके पढ़े। आपने क्या तरीका पढ़ा? आपने एक पढ़ा प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दूसरा पढ़ा आपने विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। एक पढ़ा आपने वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक मेथड पढ़ा आपने वहां ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, ठीक है। अब एक तो हल करना हुआ, यहां हल करना नहीं पूछ रहा है, हलों की संख्या पूछ रहा है कि कितने हल होंगे, मतलब एक्स वाई के कितने मान होंगे ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो देखो मैं लिख लेता हूं, माना आप जानते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है। ये भी रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इसको रैखिक समीकरण क्यों कह रहे हैं, ये लीनियर इक्वेशन क्यों है। क्यों x और y में 1 पावर है, 1 डिग्री है। देखो लिखा नहीं है तो x की घात 1 और y की घात 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लिखा नहीं जाता 1 को, तो इनको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल्स की पावर यूनिटी हो, 1 हो, दो चर है ना एक्स वाई, इनकी घात 1 है, पावर 1 है इन वेरिएबल्स की, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, चर की घात 2, वो क्वाड्रेटिक है, वो द्विघात समीकरण हो गई। ठीक है, तो जहां घात 1 है वो रैखिक समीकरण होगी। और यदि इसका आप ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक। लीनियर इक्वेशन आना है, ग्राफ खींचेंगे तो सरल रेखा आना है। जैसे ये है ना, इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो सीधी रेखा आएगी आपके पास, एक रेखा बनेगी। रेखा आप जानते हैं, इसका ग्राफ खींचेंगे तो रेखा आएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, एक्स की घात 1 वाई की घात 1, ये भी जान लीजिए। ठीक हो गया। अब देखो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है, x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है, ये c1 c2 एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यदि पहली कंडीशन आप देखिए, दो लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, यदि ऐसा होता है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यदि ऐसा है, अब a1 a2 आप जान रहे हैं, a1 b1 a2 b2, a1 मतलब x का कोफिशिएंट, b1 मतलब y का कोफिशिएंट, a2 मतलब x का कोफिशिएंट, b2 मतलब y का कोफिशिएंट, a1 बाई a2 b1 बाई b2, a1 बाई a2 b1 बाई b2 यदि आपस में बराबर नहीं है, यदि ऐसी स्थिति आती है तो इसका होगा आप बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा कोई, x का एक मान, y का एक मान। ठीक है, आया समझ में? अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, x का एक मान, y का एक मान, जो भी आए। ठीक है, दूसरी स्थिति है यदि ऐसा है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए, तो इसके निकलते हैं अनंत हल, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
ऐसे सरल रेखाओं का अनंत हल आता है। अनंत हल तब आता है, इसलिए आता है कि वह रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, संपाती हो जाती है, कोइंसिडेंट। एक रेखा ये है, ठीक है, दूसरी भी ऐसी होगी, इसी के ऊपर आ गई, तो कैसे हल हो जाएंगे? अनंत हल होते हैं ऐसी स्थिति, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये रेखाएं क्या हो जाती हैं? कोइंसिडेंट, ठीक है, संपाती, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। और तीसरी स्थिति देखिए डियर स्टूडेंट, यदि a1 by a2 is equal to b1 by b2 which is not equal to c1 by c2, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये तो बराबर हैं, पर वो c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। इसको आप याद रखिए, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल संभव ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, पहले ये चेक कर लीजिएगा जरूर, यदि माना ये होना होगा, यदि माना ऐसी स्थिति यार आप हल करते जा रहे हैं, आपका हल ही नहीं आ रहा है, उसका हल ही नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन हो गई है, ठीक हो। अब इस पर देखो, ये जो तीन बातें हैं, इन तीन बातों में कौन सी बात फिट हो रही है, इसको देखो डियर स्टूडेंट। यहां पर देखिए 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन ये है, और दूसरी है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब निकालिए आप a1 बाई a2, a1 बाई a2 मतलब ये a1 आ रही है, a2 है, तो 2 बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया 1/2, ठीक है। इसमें इसका भाग करा, x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, x का गुणांक, x का गुणांक भाग दीजिए, 1/2 हो गया। अब b1 बाई b2 मीन्स y का गुणांक, y का गुणांक, y का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1/2, ठीक है। और अब निकालिए आप c1 बाई c2, c1 मतलब ये, c2 मतलब ये, 4/8 काट दीजिए, 4 कम 4, 4 गुने 8, 1/2, तो आपके पास आया क्या? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 बराबर 1/2। ये आपस में हो गए बराबर। ये चीज देखिए आप, ये वाली, ये इसको देखिए कहां फिट हो रहा है, इस पर फिट हो रहा है। इनको कैसे हल होंगे? अनंत हल होंगे। कैसे हल? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित मतलब इनफाइनाइट, अपरिमित, परिमित कहते हैं फाइनाइट निश्चित, और अपरिमित मतलब अनिश्चित, अनंत, अनंत हल होंगे इस समीकरण युग्म के। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। और सॉल्यूशन निकालने की अब आवश्यकता नहीं, जब अनंत हल हैं तो कौन सा सॉल्यूशन लिखूंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। तो मैं चलिए आंसर लिख लेता हूं, आप देखिए। तो आप आंसर लिखिए क्या? विकल्प बी, विकल्प बी, विकल्प बी में है क्या? आंसर क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल सही उत्तर है। कॉमा चाय कर लीजिए, सही उत्तर है, ठीक है। यहां मत लगाइए डैश, कभी क्या हो जाता है यहां कोई संख्या है, आप यहां डैश लगा दिया, पता चलो एग्जामिनर ने क्या रीड किया माइनस, इसलिए यहां डैश मत लगाइए, यहां लगा दीजिए, कोई बात नहीं। विकल्प बी क्या है? विकल्प बी अपरिमित रूप से अनेक, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में रखेंगे, तो जब आपके पास लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखता हूं, आइए। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए डियर स्टूडेंट, इसको आप फिलहाल में रहने दीजिए, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण युग्म असंगत है, ठीक है।
ये जो इक्वेशंस नीचे दी हुई हैं इनमें कौन सा लीनियर पेयर इनकंसिस्टेंट है। असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अभी मैं इसको इस पर आऊंगा। इनकंसिस्टेंट असंगत, संगत कंसिस्टेंट और असंगत इनकंसिस्टेंट, असंगत इनकंसिस्टेंट, संगत कंसिस्टेंट। अभी अभी मैं आता हूं उस पर, और इसको दिमाग के अंदर डाल दीजिए। यहां पर बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि संगत असंगत क्या चीज है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण युग्म असंगत है, कौन सा लीनियर पेयर क्या है, असंगत है, इनकंसिस्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, मैं समझाता हूं एक एक करके। इसको देखिए, पहले एक एक को सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3a। इनको देखिए। अब आप क्या जानते हैं, ये देखो, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, x का कोफिशिएंट a1, x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b1, y का कोफिशिएंट b2, यहां कांस्टेंट c1 है, कांस्टेंट c2। तो देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2। आप देखिए a1 बाई a2 कितना आ रहा है, इसका कोफिशिएंट है 1, कुछ नहीं तो 1 प्लस 1, 1 बाई यहां x का कोफिशिएंट है 2, तो a1 बाई a2 आपका 2 आएगा। ठीक हो गया। b1 बाई b2 निकालो, b1 बाई b2, यहां पर b1 1, कुछ है नहीं तो 1 डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट भी 1, 1 बाई 1 हो गया। ठीक हो गया। a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, b1 बाई b2 आपका कितना हो गया 1 बाई 1। तो यहां से क्या रिजल्ट आया रेजिस्टेंट, इससे क्या रिजल्ट आ रहा है, इससे रिजल्ट आया कि a1 बाई a2 का मान b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। a1 बाई a2 1 बाई 2 है, b1 बाई b2 1 बाई 1 है। ये आपस में बराबर नहीं है। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो कौन सी स्थिति है, ये वाली स्थिति है। तो इसका हो गया यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अ मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, दूसरा हल नहीं, केवल एक हल होगा, x का मान एक, y का मान एक। तो जब हल होगा मतलब इस समीकरण में x y का एक मान निकलेगी। मैं चलो मान निकाल भी लेता हूं, चलो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। मैं इसमें से इसको माइनस कर लेता हूं। ठीक है, इसमें से समीकरणों को माइनस किया, घटा रहा हूं तो नीचे का चिन्ह बदल जाएंगे सबके। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अभी कट गया, एक प्लस एक माइनस है, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स, अभी है माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। इन दो समीकरणों को मैंने हल कर दिया, एक में से दूसरे को घटा करके x की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू 1 करूंगा, ठीक है, इसी समीकरण में रखो, x बराबर 1, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस 1 आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो y भी 1 हो गया। तो x का मान 1 और y का मान 1 आ गया। अद्वितीय हल, कोई एक हल हुआ। ठीक है, एक हल का मतलब ये नहीं कि x का मान भी 1 और y का मान भी 1 ही आएगा, ऐसा मतलब नहीं है। x और y के मान कोई आएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, मतलब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, यहां पर ये आ गया। दूसरे समीकरण के लिए x का मान कुछ और आ सकता है, y का मान कुछ और आ सकता है, यदि एक कंडीशन होती है तो ये स्थिति। तो कैसा हल है ये, इसका हल कैसा है, अद्वितीय, यूनिक। x का मान कोई आ गया, y का मान कोई आ गया, इसके अलावा कुछ नहीं आया। तो ये क्या है, संगत। ये कैसा हल हो जाएगा, संगत हल, कंसिस्टेंट हल। कैसा है, संगत है, कंसिस्टेंट हल। संगत सॉल्यूशन हो गया, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया, संगत हल है मतलब जिसका हल निकलेगा, जिसका हल निकलेगा मतलब एक्स वाई के मान जहां निकल जाएंगे, ये जो समीकरण है इसमें एक्स वाई के मान निकल जाएंगे। ठीक है, एक्स का कोई एक मान आएगा, वाई का कोई एक मान आएगा। ठीक है, एक का मतलब 1 से नहीं है, यहां पर इस चीज को दिमाग में मत रखिएगा,
मतलब x का कोई मान, y का कोई मान, 2 या 3 या 4 ऐसे नहीं, सिंगल सिंगल आएंगे। तो ये कैसा हल हो गया? और द्वितीय हल तो बोला ही, संगत हल, कंसिस्टेंट। ठीक है, मतलब हल निकलेगा, इस समीकरण का हल निकलेगा। ओके, अब चलिए, अब आता हूं मैं दूसरे पर। अब दूसरी क्वेश्चन पे आता हूं, ध्यान से समझेंगे। मैं आपको इसलिए कर रहा हूं, ये बात सब बता रहा हूं कि आपके पास इस रूप में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट वहां प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अभी बी वाला देखो, बी वाले के लिए देखिए, a1/a2 कितना है? a1 क्या है? 1, a2 क्या है? 2, ये हो गया 1/2। b1/b2 कितना है? y का कोएफिशिएंट 1, तो b1 b2 ये भी 1/2। और c1/c2 निकालो, c1/c2 कितना है? 2/4, ये भी आ गया 1/2। तो यहां से क्या है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब इस स्थिति में क्या है? अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ये कैसी इक्वेशंस होंगी? जब इनका ग्राफ खींचा जाएगा, कॉन्सिडेंट संपाती एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे रेखाएं, तो x के भी अनंत मान और y के भी अनंत मान आएंगे। ठीक है, अनंत हल होंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पर हल तो हैं, हल है कि नहीं है? हैं। कितने हैं? अनंत हैं। तो ऐसी स्थिति में भी समीकरण बोला जाएगा संगत। ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है। क्यों है कंसिस्टेंट? क्योंकि हल तो हैं, चाहे अनंत हैं, पर हल तो आ गए, तो इसे बोलेंगे संगत। ये भी संगत है, ये भी कंसिस्टेंट है। ठीक होगी? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये वाली इक्वेशन क्या है? इसके भी हल होंगे। कैसे हल होंगे? अनंत हल होंगे, क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ गई। ये वाली इक्वेशन आ गई, ये वाली कंडीशन सॉल्व हो गई है, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। संगत हल होगा, कंसिस्टेंट हल होगा। कंसिस्टेंट बोलेंगे क्योंकि अनंत हल हो रहे हैं, हल तो हो रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब सी पर आप आ जाइए। सी आपका क्या कहता है? ठीक है, डिटेल में समझिए, ध्यान से समझिए। सी वाले पे आइए आप। सी आपसे क्या कहता है? यह है सी वाली क्वेश्चन, a1 a2। तो a1/a2 कितना हो गया? आप देखिए, a1/a2 हो गया 1/2। b1/b2 कितना हो गया? फिर ये भी 1/2। ठीक है, ये भी 1/2। और c1/c2 कितना हुआ? देखो 2/6, काट लीजिए, 2 2 2 3 6, 1/3। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात आ गई है। क्या ये है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, 1/2 और 1/2 तो बराबर हैं, which is not equal to c1/c2, क्योंकि c1/c2 1/3, b1/b2 1/2, a1/a2 है 1/2, तो 1/2 तो बराबर हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, पर ये c1/c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि 1/3 है। तो कौन सी कंडीशन हो रहा है? ये वाली आ रही है। तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल संभव नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। जब हल ही नहीं निकला तो इसको बोलेंगे असंगत। बस, असंगत मतलब जिसका हल नहीं निकलेगा। असंगत, इंग्लिश में पर लिखा हुआ है इनकंसिस्टेंट, असंगत। ठीक है, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन या उसको असंगत कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये वाला करेक्ट हो गया। आपको यही पूछा होता निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंगत है? तो ये है असंगत, ये वाला। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है आप देखिए। अब डी वाले पे भी देख लेते हैं। डी वाली जो इक्वेशंस दी हुई हैं, जो लीनियर इक्वेशन पेयर हमारे पास है, लीनियर पेयर है, उसके लिए क्या बात हो रही है डियर स्टूडेंट? डी वाले के लिए देख लेते हैं। देखिए a1 1, a2 1/3, तो a1/,
A2 निकाल लीजिए, कितना हो गया 1/3। A1 इसका गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो 1 है ये, 1 बाय A2 कितना है 3, x का कोफिशिएंट, x का गुणांक 1/3। B1 बाय B2 निकालिए, B1 है -1, ठीक है। y का कोफिशिएंट क्या है, y का गुणांक क्या पर -1, चिन्ह सही ध्यान रखना, चिन्ह सही लेना है, y का गुणांक -1, तो -1 बाई y का गुणांक -2, चिन्ह सही दे लीजिए, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका 1/2 हो गया। तो यहीं से आपकी बात पता चल गई, क्या पता चल गई कि A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है। ये 1/3 आ गया, ये क्या आ गया 1/2 आ गया। A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है भाई, इतने में टेस्टिंग हो गया। तो ये वाली बात है, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल और संगत हो जाएगा, तो ये भी संगत है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट है, संगत हल है, और कैसा हल आएगा, अद्वितीय आएगा, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आपको पूछा गया था, कौन सा समीकरण युग्म असंगत है, तो इक्वेशन से रिलेटेड मैंने आपको कई चीजें बता दी, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए इसका आंसर अब लिख लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जो टेस्टिंग आपके पास आती है कि समीकरणों का अद्वितीय हल है कि नहीं है, समीकरणों का अनंत हल है कि नहीं है, या समीकरणों का हल ही संभव नहीं है, कौन समीकरण युग्म असंगत हैं, कौन संगत हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, तो ये आपने सब समझ लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उस रूप में लिखेंगे विकल्प सी, विकल्प सी, चाहे लिखना चाहो तो लिख दीजिए, या इतना ही बहुत है, यहां पर लिख दीजिए 2x + 2y = 6, ये क्या है, सही उत्तर है। मतलब ये वाला जो हल है डियर स्टूडेंट, ये वाला हल कैसा है, इनकंसिस्टेंट, असंगत, ठीक है। तो इस रूप में आप क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपके लिए और भी क्वेश्चंस लाता रहूंगा, तो आप अच्छी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस आप करेंगे तो निश्चित रूप में आप बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। थैंक यू।